हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पूर्ववर्ती लेक्चर में अब तक हमने अध्याय 3 तक समाप्त कर रखा है और आज हम एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं जो कोरिलेट है आपका अध्याय नंबर 2 से। बहुत शानदार चैप्टर है, बड़ा कंसेप्चुअल है और इसमें भी कुछ आप मैथमेटिकल टर्म पढ़ेंगे और कुछ आप वर्बल टर्म पढ़ेंगे, कुछ मौखिक पढ़ेंगे और कुछ आप गणितीय रूप में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, आनंद उठाइए चैप्टर का। चलिए आरंभ करते हुए बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है द्विघात समीकरण? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो बात हम करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। अब द्विघात समीकरण कोई नया शब्द नहीं है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ द्विघात बहुपद। क्या पढ़ा हुआ भाई? द्विघात बहुपद। अगर आपको याद हो तो आपको अच्छे से पता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात बहुपद का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है द्विघात बहुपद? आपने कहा था कि एक ऐसा बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसे जो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का हो, जहां ए बी और सी एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो और ए नॉट इक्वल टू 0, तो यह बहुपद हमारा क्या कहलाता है? द्विघात कहलाता है। और ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। ये आपने अध्याय नंबर 2 में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यदि किसी दिए गए बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जा सके, जहां ए बी और सी तीनों कैसी संख्या हो? वास्तविक संख्या। और हमारा ए नॉट इक्वल टू क्या हो? ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो इस तरीके से लिखे हुए जो बहुपद होंगे, ऐसे बहुपद को हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। अब बेटा द्विघात बहुपदों में कुछ बातें आपको पहले से पता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? घात, कोटि या घातांक कितना होता है? तो यह हमारा होता है 2 के बराबर। पढ़ चुके हैं आप। कितने इसके शून्यक निकलेंगे? तो इसके शून्यक भी कितना निकलेंगे? 2 निकलेंगे। साथ में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में कितने निकलेंगे? 2 ही प्राप्त होंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? द्विघात को समझते हैं। अब इसका अगर कुछ उदाहरण लेना चाहें, मान लीजिए कुछ हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या उदाहरण ले सकते हैं बेटा? जैसे हमने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह हमारा क्या है? द्विघात है। उसी प्रकार सीधा 4y स्क्वायर, यह भी अपने आप में द्विघात है। उसी प्रकार से 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, यह भी हमारा क्या है? एक द्विघात है। तो ऐसे असंख्य द्विघातों के हम उदाहरण क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये तो बात रही द्विघात बहुपद से संबंधित। अब द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है? ये बड़ा आसान है। अगर द्विघात बहुपद को या द्विघात बहुपद का मान यदि हम 0 के बराबर लिख दें, या किसी द्विघात बहुपद का मान किसके बराबर लिख दें? 0 के बराबर लिख दें, तो वही द्विघात बहुपद हमारा क्या कहलाने लगता है? द्विघात समीकरण कहलाने लगता है। पहले से नोट करें, फिर हम इसके बाद से आपको बताते हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण के बारे में कहते हैं
कि यदि द्विघात बहुपद का मान शून्य के बराबर लिख दिया जाए या द्विघात बहुपद को ही शून्य के बराबर लिख दिया जाए तो इससे प्राप्त जो समीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे परिभाषा इसके देंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद को यदि शून्य के बराबर लिख दिया जाए या दूसरे परिभाषा यदि किसी द्विघात बहुपद को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो प्राप्त समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। अर्थात हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि किसी, हम यहाँ कह सकते हैं अर्थात यदि किसी द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हम शून्य के बराबर लिख दें, किसके बराबर लिख दें, शून्य के बराबर, तो इससे यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है, यह वाला जो मान प्राप्त हुआ है, या जो एक समीकरण बनकर तैयार हुआ है, इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। पहले के बाद यहाँ भी वही बात है कि जहाँ ए बी और सी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या और सी का मान ए का मान नॉट इक्वल टू 0, तो यह हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब इससे कुछ उदाहरण अगर लें, मैं साइड में ले रहा हूँ यहाँ उदाहरण, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसका मान किसके बराबर लिख दिया है, 0। तो अब देखिए यहाँ तक तो आपका द्विघात बहुपद है, और चूंकि 0 के बराबर लिखा इसलिए यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। उसी प्रकार से 7y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5, यह भी एक प्रकार क्या है, द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से सीधा सीधा लिखा जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, यह भी एक द्विघात समीकरण है। ऐसे ही मैं लिख दो कि y स्क्वायर बराबर 0, तो यह भी अपने आप में क्या है, द्विघात समीकरण है। ऐसे असंख्य हमारे क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण के उदाहरण प्राप्त हो जाएंगे। अब द्विघात समीकरण समझने के बाद से हम बात करेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। हम देख रहे हैं यहाँ पे मानक रूप, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो कहते हैं कि द्विघात समीकरण में घातों के घटते क्रम में या किसी दिए गए द्विघात बहुपद को उसके घातों के घटते क्रम में लिखते हुए यदि उसका मान शून्य के बराबर रखा जाए तो उससे प्राप्त जो समीकरण होगा वही हमारा क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे द्विघात समीकरण में या द्विघात समीकरण को घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अर्थात एक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, तो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ देखो, यहाँ अधिकतम घात 2, यहाँ पे एक, यहाँ कुछ नहीं, तो क्या होगा, 0 होगा। तो यह जो आपको प्राप्त हुआ वह एक द्विघात समीकरण का क्या कहला जाएगा, मानक रूप कहलाएगा। साथ में
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहाँ जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और हमारा सी एक अचर पद। ठीक है जी। तो ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी हमारा एक्स का गुणांक है और सी क्या हमारा अचर पद है। तो समझ में आ गया? मेरे ख्याल से बड़ा आसान था, बड़ा सिंपल था। आपको समझ में आया होगा? मजा आया कि नहीं आया? अगर आया बेटा तो एक फटाफट लाइक कर दो और साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई बच्चा नया आया होगा तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आपकी तैयारी एकदम जोरदार तरीके से चल रही है। यहाँ पे बेकायदे हम लोग पूरा साइंस चला रहे हैं, पूरा मैथ चला रहे हैं। तो आप इसे आराम से जुड़िए और आराम से जुड़ के अपने क्या करिए, पढ़ाई को पूरी करिए। तो चलें नोट करें। अब फिर बढ़ते हैं अब इसके उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण देखते हैं कि क्या कहता है पहले उदाहरण। तो चलें अब द्विघात समीकरण और उसका मानक रूप समझने के बाद अब उठाते हैं अपना अध्याय 4 का पहला उदाहरण, जो एक प्रकार का मौखिक है। और मौखिक में कुल यहाँ पे 2 प्रश्न दिए गए हैं, पहले में 2 भाग हैं और पहला भाग यहाँ पे लिए हैं। देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में। बड़ा प्यारा सा, बड़ा दैनिक जीवन से संबंधित एक प्रश्न है, समझने में आपको मजा आएगा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि निम्न स्थितियों के गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। केवल आपको क्या करना है, गणितीय रूप में इसको व्यक्त कर देना है। कैसे? गणितीय रूप में व्यक्त करने का अर्थ हुआ कि इसे केवल हमें एक समीकरण बना के दिखा देना। कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण बना के दिखाना है, जिसमें पहला हमारा है, क्या है पहला? कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। अगर यूपी बिहार के बच्चे हमारे होंगे तो कहीं पे कंचे कहा जाता है, कहीं पे सीसी के गोले कहे जाते हैं, कहीं पे गोली कहा जाता है। खेले होंगे बहुत सारे बच्चे, बड़े एंजॉय किए होंगे इन सब चीजों से। अब बड़ी मार भी पड़ी होगी ये सब खेलने में। कंचे उंचे का खेल एक समय पे जब हुआ करता था तो गार्जियन कहीं से भी नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा कंचा खेले। अब बच्चे अद बजा के, बार बजा के कंचे खेला करते थे। अब बड़ी कुटान हुई है भाई इन सब चीजों को लेके। तो चलिए, तो यही इसी से संबंधित प्रश्न है कि जॉन और जीवंती के दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, किसी कारणवश दोनों का कंचा 5-5 क्या हो जाता है, खो जाता है। तो अब कह रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या, तो 5-5 खोने के बाद जो कंचे बचेंगे उन कंचों का गुणनफल करने पे कितना प्राप्त होता है? 124 है। तो कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। यह जो है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। अभी इस प्रश्न में इनका हल नहीं करना है। यह ज्ञात करने का मतलब हुआ कि जो गणितीय रूप बनाओगे उसका हल निकालना। हमें हल नहीं निकालना है, हमें केवल क्या करना है, गणितीय रूप यहाँ पे बनाकर दिखा देना, मतलब समीकरण प्राप्त करके आपको दिखा देना। कैसे करेंगे बेटा? देखिए बड़ा सरल। कौन है भैया? एक है जान भाई साहब, तो ए हो गए जान साहब। कौन हो गए? जान साहब। हमने कह दिया जान भाई साहब। और एक है जीवंती बहन जी। ठीक है, ये जीवंती जी हैं, ये जॉन साहब हैं, ये जीवंती जी। अब क्या रहा है, दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? 45। तो कुछ तो जॉन के पास होगा, कुछ जीवंती के पास होगा, दोनों को मिला के होगा ना। जैसे मान लो सपोज मैंने कहा कि जॉन के पास 10 कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने हो गई? अगर दोनों के मिला के 45 है और एक के पास 10 है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस 10 मतलब 35 कंचे। ऐसा ही होगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं, जॉन के पास 20 कंचे थे, तो फिर जीवंती के पास कितने हो गए? तो 25 होंगे ना। तभी तो 20 प्लस 25 मिला के कितना होगा? 45। तो इसको मानते कैसे? अब जब नहीं पता है तो हम मानेंगे, माना जॉन के पास x कंचे थे, तो अगर जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x। क्लियर है? तभी तो जोड़ोगे कैसे? x प्लस 45 माइनस एक्स जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 45। कैसे देखो, x से x क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा? 45। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि जहां हमें पता नहीं है कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, तो किसी एक को मान लो और दूसरे को जो कुल संख्या दिया उसमें से ले घटा दो, तो वह दूसरे के पास क्या होगा? कंचे निकल के आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है इसका उदाहरण। जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, कहा जाएगा दोनों के पास मिला के 50 रुपया है। दोनों के पास मिला कितना है? 50 रुपया। पहले वाले के पास 20 रुपया था, तो दूसरे के पास कितना होगा?
तो 50 माइनस 20 मतलब 30 रुपया। तो 20 और 30 मिला के कितना हो गया? 50 रुपया। वैसे कहूँ तो नहीं, पहले के पास 40 रुपया था तो दूसरे के पास कितना बचा? 10 ही रुपया ना। 50 माइनस 40 मतलब कितना हुआ? 10 रुपया। सेम ऐसे ही जब यह बात हमको पता ही नहीं है कि पहले के पास कितना था, तो पहले के पास हमने मान लिया कितना x रुपया था, तो दूसरे के पास कितना होगा? तो कुल है 50 रुपया। अब पहले के पास x हो गया तो दूसरे के पास होगा 50 माइनस x रुपये के बराबर। बस इसी का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो हम इसका हल करने सर, और हल बड़ा प्यारा है बेटा। मान लीजिए मानने से पहले आप लिखिए कुल कंचों की संख्या, कुल कंचे की संख्या। कुल कंचे की संख्या जो है वो हमारी कितनी दी गई है? 45। ठीक। अब माना माना जॉन के पास माना जॉन के पास कुल कंचे, अब तो हमें पता ही नहीं कि जॉन के पास कितने कंचे हैं, तो हम मान लिए कितने कंचे हैं? एक्स हैं। अगर जॉन के पास कुल कंचे एक्स हो गए तब तब जीवंती के पास कुल कंचे कितने होंगे? जीवंती के पास कुल कंचे 45 में से एक्स को घटा तो कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। इतना गया। जॉन के पास एक्स हो गया और जीवंती के पास कितना हो गया? 45 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है भाई कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो आप यहाँ लिखिए 5-5 कंचे 5-5 कंचे होने के बाद जॉन के पास कितने शेष बच जाएंगे? तो जॉन के पास शेष कंचे 5 खो गया, पहले कितना था? एक्स। 5 खो गया तो 5 कम होगा ना, ये हो गया एक्स माइनस 5। ठीक। साथ में जीवंती के पास शेष कंचे, जीवंती के पास जो शेष कंचे बचेंगे, पहला से कितना है? 45 माइनस एक्स, और उसमें से 5 और खो गया था -5। सॉल्व करिए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बेटा? 40 माइनस एक्स कंचे। अब जीवंती के पास कितना बचेगा? ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उनका गुणनफल कितना? 124 है। तो आप यहाँ पे लिखें प्रश्नानुसार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या होगा? मैं इस चीज को हटा रहा हूं। तो प्रश्नानुसार में आप लिखेंगे दोनों का गुणनफल है ना, तो आप लिखेंगे जॉन के पास बचे हुए, तो जॉन के पास कितना बचा हुआ है? देयरफॉर x माइनस 5 इंटू दूसरा कितना है जीवंती के पास? 40 माइनस एक्स, और यह मिला के कितने कंचे बन रहे हैं? 124। इसी को बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का गुणा इन दोनों में करो भाई। सबसे पहले एक्स का 40 में, तो 40 एक्स माइनस है तो माइनस एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब -5 का करो, तो -5 का 40 में करेंगे तो -200। अब -5 मिलकर क्या हो जाएगा? +5x बराबर 124। अब 124 को भी इधर लेके आओ, जो जुड़ने घटने वाला जोड़ लो। 40 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 45x। 45x माइनस एक्स स्क्वायर -200 माइनस 124 बराबर 0। अब घटाइए, अब ये हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर और 200 और माइनस 124 मिलकर कितना हो जाएगा? -324 के बराबर 0। इतना हो गया। ठीक है। अब देखो, अब हम अगर इनको इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख पाएंगे? तो लिख पाएंगे -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। अब आगे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब माइनस हटाने के लिए पूरे में क्या करते हैं? माइनस से गुणा कर देते हैं या भाग देते हैं, दोनों में से कोई भी काम कर दो। जैसे गुणा या भाग करोगे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो प्राप्त हमारा मान आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस। अब यह जो मान प्राप्त हुआ यही हमारा कैसा मान है? यह हमारा एक प्रकार का गणितीय इसका मान प्राप्त हो गया या सूत्र प्राप्त हो गया, जो किस रूप में है? द्विघात समीकरण के रूप में। और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा?
आंसर हो जाएगा। आसान है, देखिए कितना आसान है। तो चलिए इसे नोट करिए और फिर हम कराते हैं इसका दूसरा। तो पहला भाग करने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरी की। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहे कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग का मतलब भाई जो फैक्ट्रियां होती हैं, हम उन फैक्ट्रियों के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे इस फैक्ट्री में कह रहा है कि क्या बन रहा है, खिलौने बन रहे हैं। तो फैक्ट्री के बारे में बात किया जा रहा है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में वह कुछ निश्चित खिलौने बनाता होगा, 10 बनाता हो, 50 बनाता हो, 100 बनाता हो, ऐसे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है एक खिलौने का मूल्य कितना है। तो एक खिलौने का मूल्य जो है एक दिन में जितना खिलौना बना उसको 55 रुपया में से घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है जी। अब कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, अब एक दिन में जितने खिलौने बने उसका लागत अगर कितना था, 750 रुपये था, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करना चाहेंगे। हमें यह नीचे वाली लाइन नहीं करनी है, हमें केवल यहाँ तक करनी है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक गणितीय रूप प्राप्त करना चाह रहे हैं, द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो बस हम उतना ही करना चाहेंगे। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितना निर्मित करता है ये तो पता ही नहीं। हम एक काम करते हैं, यही मानते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, इसका हल कैसे आएगा। हम मान लेते हैं माना कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित कुल खिलौनों की संख्या, और ये हमने कितने के बराबर मान लिया, यह मान लिया x। एक दिन में कुल x खिलौने क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है। अब x कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 होता है, 100 हो सकता है। तो एक दिन में कुल इतने खिलौने क्या हो रहे हैं, बन। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्रत्येक खिलौने की लागत मूल्य, और एक है रुपये में बताना है कितना। तो 55 में से एक दिन में जितना खिलौना बना उतना घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 माइनस x रुपये के बराबर है एक खिलौने की लागत। ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि जिस दिन खिलौना बना तो कितना खिलौना बना, x ना। तो कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितना आया था, 750 रुपये। आप लिखेंगे यहाँ पे उस दिन एक दिन में बने खिलौनों की निर्माण लागत, और यह लागत कितने के बराबर आया है, 750। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है बेटा, कैसे समझोगे। यह लागत है, ये खिलौनों की संख्या नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एक दिन में 4 खिलौने बनते हैं और एक खिलौने का मूल्य है 10 रुपया, लागत मूल्य कितना है, 10 रुपया। तो जिस दिन 4 खिलौने बने उसका कुल लागत कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, सर एक खिलौने की लागत 10, तो 4 खिलौने की लागत क्या होगा, 4 गुना 10 मतलब कितना रुपया, 40 रुपया। ऐसा ही कहोगे ना। अब बिल्कुल यही सही भी है। अगर एक खिलौने को बनाने में आपको 10 रुपया खर्च होता है तो 4 खिलौने को बनाने में कितना होगा, 40 रुपया होगा। सेम यही कहानी है यहाँ पे कि अगर एक दिन में आप कुल x खिलौने बनाते हैं और एक खिलौने की लागत कितना है, 55 माइनस एक्स है। तो अगर एक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स, तो x खिलौने की लागत कितना होगा, तो यह हो जाएगा x गुणे 55 माइनस एक्स के बराबर। तो यही यहाँ पे कह रहा है एक दिन में बने खिलौनों की निर्माण लागत 750 रुपया है। तो देयरफॉर एक दिन में जितने खिलौने बने उसका लागत कितना होगा, तो बने कितने खिलौने, x, और एक खिलौना का लागत कितना है, 55 माइनस एक्स, कितना आएगा, 750 के बराबर। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करिए, x का मल्टीप्लाई करिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750। 750 किधर लेके आए बेटा,
यह हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं पूरे समीकरण में, अच्छा एक बार और थोड़ा सा इसे रीअरेंज करें। इसे लिख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब पूरे समीकरण में हम क्या कर रहे थे, पूरे में माइनस से भाग दे रहे थे, लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस से भाग देने पर, जैसे ही भाग दोगे आपको मिलेगा क्या, देयरफॉर चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस 55x, यहाँ माइनस है तो प्लस 750 इक्वल टू 0। और यह जो प्राप्त हुआ यही एक्चुअल में इसका कौन सा रूप है, गणितीय रूप है। कौन सा रूप है बेटा, गणितीय रूप है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखें कितना आसान, क्लियर ना, बहुत आसान है। अगर आपको मजा आ रहा है तो यार फटाफट लाइक कर लीजिए, साथ में दोस्तों को जरूर जोड़ने का प्रयास करिए। दोस्त जुड़ेंगे कैसे, जब अपने दोस्तों के पास इसके लिंक को क्या करोगे, शेयर करोगे। जब शेयर करोगे वो भी वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कितने अच्छे ढंग से इस चीजों को आपको क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो वो भी पढ़ने में क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और इस संस्था से क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो चलें थोड़ा समय लें, नोट करें और उसके बाद से हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की तरफ। बड़ा प्यारा उदाहरण नंबर 2, बहुत आसान है, तो पहले इसे नोट करिए फिर बढ़े उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण 1 समझने के बाद अब हम बात करें उदाहरण नंबर 2 की। बड़ा प्यारा है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसका केवल विस्तार रूप करके और आपको देखना या चेक करना है कि द्विघात समीकरण के रूप का है कि नहीं। तो अब द्विघात समीकरण का रूप का होगा भाई, यदि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप है। अगर इसके मानक रूप के जैसा है तब तो प्राप्त समीकरण द्विघात है, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना ही करना है। चलिए आराम करते हैं और लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले पहला, हम इसका हल निकालते हैं। और हल में हम सर्वप्रथम पहला प्रश्न ले रहे हैं। पहला क्या है बेटा, तो पहला है आपका x माइनस 2, यहाँ तक क्वेश्चन है आपका, उसके नीचे मैं हल कर रहा हूँ। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर जानते होंगे ना, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वही वाला फार्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसका विस्तार करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या है 2 प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है जी, फार्मूला जो लगाया, अगर दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, सूत्र कहीं भी सूत्र लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सूत्र है आपका, जो जो सूत्र होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ये वाला अपने सूत्र यहाँ पे लगाया। जैसे सूत्र लगाया अब इसका विस्तार रूप हो गया, अब इसे सॉल्व करिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 तो माइनस 4x प्लस 2 दूना 4 प्लस 1, और इसको इधर लेके आओ तो 2x इधर आएगा तो माइनस 2x और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए जो जोड़ने घटने वाला है उसको जोड़ घटाओ, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 2x मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 6x और 4 1 5 और 5 3 कितना होगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या देखोगे यह आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है क्या, बिल्कुल है। तो आप लिखेंगे चूंकि चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, यह एक द्विघात समीकरण है। क्लियर, आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको इसको विस्तार करके चेक कर लेना। अगर आपका समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का आता है तो यह बिल्कुल आपका क्या है, एक द्विघात समीकरण। अब यहाँ कई बार बच्चे माइनस देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई माइनस का कंफ्यूजन क्यों, माइनस का स्थान का प्लस कर देंगे और 6 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यह तो है ऐसा बहुत सारा चीज, तीसरे चैप्टर में भी किया है, दूसरे चैप्टर में भी किया है,
तो हम इस रूप में आराम से लिख पाएंगे, इसलिए एक ऐसा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब करते हैं दूसरा। दूसरा क्या कहता है भाई? दूसरा देखिए, दूसरा है आपका x +1 +8 इक्वल टू x +2 x -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं जी। x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करिए तो यह हो जाएगा x का x में करोगे x स्क्वायर, 1 में करोगे तो 1 का x में करोगे तो 1 × x आएगा, तो कितना आएगा मान x +8। यह कैसा लग रहा है? x + y x - y, तो सूत्र क्या होगा? x + y x - y क्या देता है? यह देता है x² - y²। तो इसी का बस प्रयोग करिए, यहाँ से आ गया x का वर्ग माइनस y की जगह पे क्या है 2 का वर्ग, क्या आ जाएगा भाई? x² + x + 8 x² - 4। सबको इधर लेके आओ, लाओगे तो क्या आएगा? x² + x + 8 माइनस x² अब +4 = 0। यहाँ देखिए x² से x² क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा आपका? यहाँ बचा x और 8 + 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 12 = 0। ऐसा आ गया। क्या बेटा आपको लगता है कि यह जो मान प्राप्त हुआ है वह ax² + bx + c = 0 के रूप का है क्या? नहीं भाई, इसमें bx और c तो मिल रहा है लेकिन ax² का मान नहीं मिल रहा है। तो आप लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं, यह एक द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, जब उसके रूप का ही नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब बारी आती है तीसरे प्रश्न। तो तीसरा चलिए यहाँ करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हो जाना चाहिए। तीसरा है आपका x 2x + 3 = x² + 1। यह हमारा तीसरा है। ठीक है जी। अब x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करें तो क्या आएगा? 2x में x का करोगे तो 2x² प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x = x² + 1। अब दोनों के इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा 2x² + 3x - x² - 1 = 0। भाई इधर आएगा तो चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। अब 2x² में से x² जाएगा तो कितना बचेगा? x² + 3x - 1 = 0। अब इसे गौर से देखो, क्या ये जो मान प्राप्त हुआ यह आपका ax² + bx + c = 0 का रूप का है क्या? बिल्कुल है सर। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक क्या हो गया? द्विघात समीकरण। अब मजे की बात है, यहाँ पर देखिए, पहला आपका है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, 3 हो गए। अब कौन सा बचता है आपका? चौथा। तो चलिए इसको फिलहाल आप नोट करें। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरूर कि समझ में आया कि नहीं, तभी तो पता चलेगा कि समझ में आ रहा है। तो हमने 3 कर दिया और बड़े हल्के हैं बेटा, आसान है, कुछ खास नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा किया। अब बारी आती है चौथे की, तो थोड़ा समझ लीजिए, नोट करिए और फिर मैं आपको चौथा करा के दिखा। उदाहरण 2 का 3 भाग करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 के चौथे भाग की। और चौथा भाग बड़ा प्यारा है, छोटा सा है, देखो कैसे। तो हम कर रहे हैं हल किसका निकालना बेटा? चौथे का। क्या है चौथा में? तो चौथा दे रहा है x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। ये हमारा दिया हुआ है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि x + 2 का होल क्यूब होता क्या है। मतलब हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, x + y का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है x³ + y³ + 3xy इन ब्रैकेट x + y। इसी का प्रयोग हम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, x का स्थान पे x है, y का स्थान पे क्या है 2, क्या निकल के आएगा बेटा? x³
प्लस वाई का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3x और y का स्थान पे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई मतलब 2 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4। इतना आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। एक्स क्यू को सॉल्व करोगे एक्स क्यू, 2 को करोगे होल क्यू कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 3 2 जा 6 तो 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 बार कितना आ गया एक्स क्यू माइनस 4। अब हम इसका मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, मल्टीप्लाई करता फिर इसको भी इधर लेके आते हैं तो एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6 में 2 का करेंगे 12x, इसको इधर लेके आएंगे प्लस में तो क्या होगा माइनस एक्स क्यू और जो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। कमाल की बात यह है कि एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा यहाँ बचेगा। अब देखो 8 और 4 इसको लास्ट में जोड़ लेना, पहले क्या रहा 6x स्क्वायर तो यहाँ होगा 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 और 4 मिलकर कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो चाहो तो सब में 6 का भाग भी कर सकते हो, तो अगर 6 से हम भाग कर दें तो क्या आएगा भाई, तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यह जो मान प्राप्त हुआ क्या यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप का है, बिल्कुल है। तो आप लिखें चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है। हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 4 द्विघात समीकरण के जो छोटे मोटे बेसिक थे और साथ में उससे संबंधित जो उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 था वो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में जहां पे आपको प्रश्नावली 4.1 के सारे प्रश्न कराने का क्या किए जाएंगे प्रयास किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो कम से कम एक थंब तो बनता है यार, साथ में अपने दोस्तों के बीच में इस लिंक को अधिक से अधिक मात्रा में क्या करिए शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।